All right, now we are live. Not live right now, but we have started recording and we are now going live in just about uh, just about 1 minute. I guess under 1 minute we should be going live. Okay. ऑल राइट, नमस्कार भाई और बहनों। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है सतकृति हॉस्पिटल की तरफ से। हम आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करना चाहते हैं, वो सब लोग जो कि हमारे इस प्रोग्राम पे आए हैं। आज का प्रोग्राम हमारा सेकंड प्रोग्राम है डॉक्टर प्रियंका के साथ, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज और डाइट के बारे में। और इससे पहले कि मैं आप सब लोगों को डॉक्टर प्रियंका के बारे में थोड़ा अवगत कराऊं, मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ ना कुछ अपने बारे में नया जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को बेटर कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग जो डायबिटीज से ग्रसित हैं उनके बारे में। पर इससे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका का वार्म वेलकम करना चाहूंगा। डॉक्टर प्रियंका, वेलकम टू द सेशन। Hello again, sir. Thank you so much, ma'am, for taking out your time and planning this show and planning this educational session, जिससे कि लोगों को डायबिटीज और डाइट के बारे में पता चल सके। और इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, एज यूजुअल मैं जो है आपको आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैडम डॉक्टर प्रियंका जो है वो RIIMS वहां से MBBS किया है और फेलोशिप इन डायबिटीज है उनके पास में। और साथ ही साथ में 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स OPD में मैम देख चुकी हैं। 100 से ज्यादा शुगर कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो करती रहती हैं और 2012 से डायरेक्टर हैं और सतकृति हॉस्पिटल्स को जो है वो रन कर रही हैं। और ऑफ कोर्स और इसी के साथ साथ ही जो है वो हम नमस्कार भाई और बहनों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और आज हम लोग जो है फिर से आए हैं सतकृति हॉस्पिटल की तरफ से। और आज जो है हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका, जो कि सतकृति हॉस्पिटल्स से हैं और ये प्रोग्राम सतकृति हॉस्पिटल्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नमस्कार डॉक्टर प्रियंका। नमस्ते गगन सर। चलिए, एक अब मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रियंका को जो है इंट्रोड्यूस करूं, मैं सबसे पहले अपने सभी दर्शकों का जो इस समय यहाँ पे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको जो है हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको मैं वेलकम करना चाहता हूं कि आप लोग आए और आप लोग आज डायबिटीज और डाइट के बारे में जो है वो कुछ जानना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मैम को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद में जो है वो फिर हम मैम से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले तो मैम जो है वो MBBS है, फेलोशिप इन डायबिटीज, अपोलो शुगर क्लिनिक्स, मेडवर्सिटी एंड रॉयल लिवरपूल एकेडमी UK से। और 10,000 से भी ज्यादा जो है वो पेशेंट्स OPD में देख चुकी हैं। 100 से ज्यादा शुगर कैंप प्लान कर चुकी हैं, ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलरली करती रहती हैं और साथ ही साथ 2012 से
जो है वो संस्कृति हॉस्पिटल्स का को रन कर रही हैं एज अ डायरेक्टर, और डायबिटीज और उससे रिलेटेड सभी जो सॉल्यूशंस है, जो ट्रीटमेंट्स है, उनको ध्यान में रखते हुए लोगों को जो है वो कॉन्टिन्यूसली मदद करती रहती हैं। तो आइए अब मैं जो है मैडम से क्वेश्चंस कुछ एक पूछता हूं, जो कि मुझे पता है कि आप सब लोग पूछना चाहते हैं। और हमने नोटिस किया कि जब हम ये क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे या सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से रन किया जाए, तो हमने सोचा क्यों ना लोगों से पूछा जाए कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे मैम से। और हमें काफी सारे क्वेश्चंस पहले ही आए, और हमने सोचा क्यों ना, हमने जो कुछ क्वेश्चन सोचे थे वो तो हम बोलेंगे ही और पूछेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो है उन लोगों के क्वेश्चन जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन जो है वो भी हम टेकअप करेंगे इस सेशन में। तो हमारे पास आज काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बारी मैम हमने जो है, आपने सेशन 1 में जो है डायबिटीज के बारे में हमें विस्तार से बताया, किन किन तरह की डायबिटीज हो सकती है उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ में किस किस तरह के पेशेंट, जिससे कि आपने बताया कि बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में, एक मिडिल एज पीपल में, और साथ साथ ओल्ड एज में क्या क्या डायबिटीज के लक्षण है, कितने तरह की डायबिटीज होती है, वो सब जो है हमें अच्छे से समझा। और फ्रैंकली जिन जिन लोगों ने वो सेशन मिस किया, आप संस्कृति हॉस्पिटल्स के पेज पे जा सकते हैं और वहां पे मैम का वो सेशन दोबारा देख सकते हैं। पूरा 1 घंटे का वो सेशन लिया था जिसमें मैम ने डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताया था। तो मैम मैं अब उस लेवल से, उस स्टेप से थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज पेशेंट्स को सबसे पहले तो मैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करना चाहूंगा मैम, कि कुछ ऐसी चीजें बताइए जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने जरूरी होते हैं, उस बारे में मैम प्लीज बताइए। सही मायने में डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। लाइफस्टाइल से हम मायने रखते हैं कि हमारी दिनचर्या क्या है, हमारी दिनचर्या में हमारी क्या एक्टिविटीज है, शारीरिक गतिविधियां हैं, हम किस प्रकार का आहार ले रहे हैं, एंड हम कितनी देर सो रहे हैं। सारी चीजें जो हम करते हैं वो हमारी दिनचर्या में शामिल होती है। तो जब डायबिटीज होता है तो हम काफी सारे मॉडिफिकेशंस अपनी दिनचर्या में बदलाव करके अपने ट्रीटमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है आधार है डायबिटीज कंट्रोल में, बेहतर डायबिटीज शुगर लेवल्स के कंट्रोल में। अब इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अगर देखा जाए तो आहार और व्यायाम दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज हमारे क्योंकि चर्चा का विषय जो है वो डायबिटीज में कैसा आहार हो, इसलिए हम लोग इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। डायबिटीज में हम लोगों ने लास्ट बार ये चर्चा जब हुई थी डायबिटीज के बारे में इन जनरल, तो ये बताया था कि डायबिटीज जो है उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। प्री डायबिटीज जो है इनिशियल स्टेजेस में जब शुगर लेवल्स बढ़ता है, लेकिन वो स्तर उतना नहीं होता जिसमें कि हमें डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाए। एंड फिर ओवर डायबिटीज, यानी कि हम फुल फ्लेजेड डायबिटिक अब हो गए हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एंड मेडिकेशन से हम अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। एंड ज्यादातर जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़ जाते हैं। तो ये डायबिटीज के जो जितने भी स्टेजेस हैं उन सभी स्टेजेस में आहार का बहुत महत्व है, एंड डेफिनेटली मेडिकेशन का रोल है। तो अब जब इतना इम्पोर्टेंट आहार, तो फिर ये जानना जरूरी है कि क्या आहार हो, कैसा हो, कितनी मात्रा में हो, किस समय पर लेना जो है उसको सुनिश्चित करें। जी, तो मैम आपने पिछली बार जैसे बहुत तरह की डायबिटीज के बारे में बताया था और बहुत तरह के लोगों में डायबिटीज हो सकती है उसके बारे में बताया था, और जैसा अभी आपने कहा कि आहार का जो है बहुत ही ज्यादा रोल है। तो हमें थोड़ा सा डायबिटीज रिलेटेड आहार के बारे में बताइए, और उसके बाद मैं आपको पौष्टिक आहार और डायबिटीज का से क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि यही लोग जानना चाहते हैं कि एक बार हो गया तो अब आहार को किस तरीके से
अपना समझाएं, प्लान करें, नियंत्रित करें, कितना नियंत्रण में रहना है, कितना खुल सकते हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए प्लीज। देखिए, जब डायबिटीज में जो है हमारे डॉक्टर हमसे कहते हैं कि अब डायबिटिक डाइट लेना पड़ेगा, तो जनरली यही प्रतिक्रिया हमारी होती है कि अब ये डाइट जो है बहुत रेस्ट्रिक्टिव होने वाला है। अब हम जो है खाने के प्लेजर को जो है बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह सही नहीं है, मैं कहूंगी। ऐसा नहीं होता है कि प्री डायबिटीज में या ओवर डायबिटीज में जो है बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि पेशेंट्स कहते हैं कि अब हम सिर्फ कड़वी चीजों का सेवन अधिक कर रहे हैं, करेले का जूस हो गया, लौकी का जूस हो गया, मेथी हो गया। तो ये जो है ये कहना सही नहीं होगा कि ऐसा रेस्ट्रिक्टिव डाइट आपको बहुत अच्छा आउटकम देगा। पर करना ये होता है कि जो भी हमारे फूड सोर्सेज हैं उसमें जो हेल्थियर ऑप्शंस हैं उनको हम सेलेक्ट करें, ताकि हमारे शरीर को जो है जितनी कैलोरीज की मात्रा की रिक्वायरमेंट है और जो पोषक तत्व चाहिए वह सही अनुपात में मिले। एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज है जिसके विषय में हम लोगों ने लास्ट बार चर्चा की थी, जैसे टाइप 1 डायबिटीज जो कि बच्चों में होता है। तो चूंकि बच्चों में इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, तो बहुत जरूरी होता है उनमें समझना कि आहार कैसा हो। एंड स्पेशली बच्चों में जो है उनकी मानसिक एंड जो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है उसको मद्देनजर रखते हुए ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें एनफ कैलोरीज भी मिलनी है, साथ में ये भी ख्याल रखना है कि उन्हें हाइपर या हाइपो यानी कि शुगर लेवल के एक्सकर्शंस कभी हाई हो जाना या लो हो जाना ना हो। अगर हो तो वो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सके, कम कर सके। बच्चों की दिनचर्या भी जो है फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। एंड बच्चे फंसी भी होते हैं, बच्चे अपने मुश्किलों को जाहिर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये उनके पेरेंट्स को अपने उनके डाइटिशियन से, उनके डॉक्टर से अच्छे से समझना चाहिए कि कैसा हो उनका आहार, और सारी डिटेल जानकारी उन्हें हासिल करना बहुत जरूरी होता है। जी जी। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत कॉमन है। जनरली इसमें जो है पेशेंट्स ओबीज होते हैं, तो ये समझना होता है कि हाउ टू शेड दैट एक्स्ट्रा वेट कि हम लोग जो है अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सके। बिकॉज ये जो ओबेसिटी होती है, एब्डोमिनल फैट होता है, वो काफी इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, यानी कि इंसुलिन को प्रभावी रूप से काम करने नहीं देता है। तो उनको एक अच्छा वेट हासिल करना है एंड फिर इस वेट को मेंटेन करना रहता है। एंड इसमें आहार का बहुत अहम रोल रहता है। एंड प्रेग्नेंट लेडीज के मामले में जो है हम लोगों ने अगेन डिस्कस किया था कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर उनका शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रहे तो। एंड उनकी ग्रोइंग फीटस, उनके गर्भ में जो बच्चा है उसकी भी ग्रोथ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, काफी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज या अबॉर्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज में जहां तक हो सके शुगर लेवल्स को अच्छा कंट्रोल करने से ये कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को हम काफी कम कर सकते हैं और एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी का आउटकम जो है अचीव कर सकते हैं। इसलिए जो है इसके इम्पोर्टेंस, आहार के इम्पोर्टेंस को, इसके सिग्निफिकेंस को जो है हम बिल्कुल ही जो है कह सकते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द फेजेस ऑफ डायबिटीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज। जी मैम, तो ये तो हो गई आहार की इंपॉर्टेंस, और मुझे यह बिल्कुल समझ आ गया है कि आहार, एक अच्छे आहार का कितना बड़ा रोल है डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करने में। इनफैक्ट कुछ ना कुछ वजह से, इन्हीं कारणों से आपको डायबिटीज का होने का कारण होता है, और इन्हीं से उसको बेटर मेंटेन भी किया जा सकता है, जो मुझे दिख रहा है। तो मैम, अब इम्पोर्टेंस जानने के बाद में मैं ये जानना चाहूंगा कि पौष्टिक आहार क्या है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, और आपने अलग अलग तरीके से बताया, अलग अलग तरह की डायबिटीज बताया। तो अगर आप थोड़ा हमें एक न्यूट्रिशनल डाइट को, जिसे हम कहते हैं, वो बताएं, तो व्हाट इज अ न्यूट्रिशनल डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? बेसिकली हमारा जो आहार होता है, हमारे फूड का कंपोजिशन होता है, उसमें दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि इनका नाम से जाहिर हो रहा है, मैक्रो मीन्स बड़े साइज के, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। जी। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इनका हम माप तोल कर सकते हैं, और इनके उदाहरण होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
ये हमारे बॉडी को जो ऊर्जा है वो सप्लाई करते हैं, और बाकी भी इनकी कई एक्टिविटीज में रोल होती है हमारे बॉडी में। एंड बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैलोरीज का, ऊर्जा का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं। अब होता ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की या तो रेजिस्टेंस रहता है या फिर इंसुलिन कम सिक्रीट होता रहता है। तो इसलिए डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा संभल करके लेना पड़ता है, इनके इंटेक को थोड़ा मॉडरेशन में रखना रहता है। तो आइडियली 130 to 150 ग्राम्स पर डे ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो उसका अच्छा आउटकम होता है हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। जी। एंड बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इसका भी नाम से ये जो है स्पष्ट हो रहा है कि माइक्रो मीन्स छोटे एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व है। इनका मापतौल नहीं किया जा सकता बिकॉज ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, मे बी मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में, लेकिन ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बहुत सारे शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं चलती होती हैं, तो उनमें विटामिन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये विटामिन मिनरल्स हमें इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही सम्मिलित मिलते हैं। यानी कि हमारे कार्ब्स में, हमारे प्रोटीन्स में, हमारे फैट्स में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे अपने आहार के बारे में, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हैं उनको हम ले सकें, एंड जो कैलोरीज है उनको हम लोग बेसिकली उस रेंज में रख सकें कि हमारा शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। जी जी। तो मैम आपने अभी जब बात किया तो दो तीन तरह की चीजों के बारे में बताया जो कि हम कहीं ना कहीं सबने समझा ही होता है, पढ़ा ही होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कहीं ना कहीं जब भी ये बात दिमाग में आती है डाइट की, इन्हीं चारों चीजों के आसपास जो है बात घूमती है। तो मैं एक एक करके आपसे इन पे बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करना चाहूंगा अभी पहले कि हमारी जो डाइट है उसमें, और खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्या महत्व है, क्या करना चाहिए? कई लोग बिल्कुल ही कहते हैं मना कर दो, तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए मैम। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल बहुत फैट डाइट्स, कीटो डाइट्स एंड बहुत प्रकार के डाइट्स प्रचलित हैं। जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। द ट्रिक इज कि दैट यू हैव टू टेक हेल्दी ऑप्शंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं या हमारे शुगर लेवल्स को खराब करने वाले हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग समझना चाहें तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में बांटा गया है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस श्रेणी में जो हमारे फ्रूट्स हैं, टेबल शुगर है, एंड ये सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी कोला जो है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे सिंपल कार्ब्स में हैं। ग्रहण करने के बाद में वो एब्जॉर्ब होके हमारे शुगर लेवल्स को तेजी से बढ़ाते हैं। एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उस श्रेणी में जो स्टार्चेस हैं और डाइटरी फाइबर्स हैं वो आते हैं। जी। तो स्टार्चेस के एग्जांपल बहुत कॉमन जो है, हम समझते हैं डायबिटीज में जो राइस एंड पोटैटो, जिसको कि फॉरबिड किया जाता है कई बार या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो उसमें जो वेजिटेबल्स हैं, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ये दो चीजें आती हैं, स्टार्चेस एंड डाइटरी फाइबर्स। अगर हम लोग देखें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है, चूंकि उसको लेने से शुगर लेवल्स तेजी से बढ़ते हैं, बट फ्रूट्स जो है उसमें काफी फाइबर भी होते हैं, विटामिन मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। एंड डेफिनेटली कुछ फ्रूट्स को रेस्ट्रिक्ट करना रहता है जिससे बहुत तेजी से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो वो आप अपने डाइटिशियन से समझें कि कौन से फ्रूट्स जो है आपको रेस्ट्रिक्ट करने हैं और कौन से फ्रूट्स आप आराम से ले सकते हैं। एंड जहां तक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने जो है समझा कि डाइटरी फाइबर्स जो है बहुत
सही मायने में अच्छे होते हैं, बिकॉज उनको जो है लेने से, उनके सेवन से शुगर लेवल्स जो है सस्टेन वे में बढ़ते हैं, यानी कि तुरंत स्पाइक नहीं होते हैं। एंड वो हमें जो है दे कीप फुलर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हमारा एपिटाइट जो है काफी देर तक जो है सप्रेस हो जाता है, तुरंत भूख अर्ज नहीं होती है खाने की। ऑल्सो दे कीप आवर कोलेस्ट्रॉल इन चेक। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में काफी कॉमनली बढ़ा हुआ रहता है, उसको भी वो नियंत्रित करते हैं। एंड एज वेल एज दे सिंस दे अब्सॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर, तो कॉन्स्टिपेशन को भी जो है वो डील करने में सहायक होते हैं। तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या जो है कार्बोहाइड्रेट्स हम ले कि हमारा शुगर लेवल्स तेजी से ना बढ़े, और क्या हमारे लिए बेहतर ऑप्शंस है। तो ये कहना जो है जनरलाइज करना सही नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड। तो ये संक्षेप में समझना हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी रहता है। जी, थैंक यू सो मच मैम। अभी आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, और इससे मेरी भी एक दो चीजें क्लियर हो गई कि क्या लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता। मैं अपने पेरेंट्स को, जो खुद डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ये जरूर बताना चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं फैट्स के बारे में बात करूं, मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं कमेंट्स डालने भी शुरू कर दिए, और मैं ये देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं इस समय। तो आप यही हमारे साथ बने रहिए, और हम क्वेश्चंस को जरूर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को। जैसे ही हमारे कुछ एक टॉपिक्स हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो आशा करता हूं कि काफी टॉपिक्स तो आपके जो है कवर ही हो जाएंगे जब तक हमारे क्वेश्चन आंसर, मेरा और मैम का क्वेश्चन आंसर चलेगा। लेकिन जो जो क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस के आपके यहाँ से आंसर देके जाए। तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालिए, और हम उन क्वेश्चंस को जरूर लेंगे। और मैम, अब अगले पॉइंट पे आता हूं, और अब आता है फैट्स की बारी। फैट का नाम सुनते ही लोग एक तो वेट गेन, और नहीं, मुझे बिल्कुल फैट नहीं लेना है, और इससे तो हम मोटे हो जाएंगे, और डायबिटीज के साथ में काफी तरह चीजें जुड़ी होती हैं। तो क्या हेल्दी है, क्या हार्मफुल है? फैट क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या बहुत कुछ खा सकते हैं? इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए मैम। हाँ, ये फैट्स जो है वो इस तरह से जो है हम लोगों के सामने इसको जनरली प्रेजेंट किया जाता है कि दे आर ऑल इन ऑल वेरी बैड फॉर अस। अब इसके लिए हम फैट्स के बारे में थोड़ा सा समझें। फैट्स को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। तो फैट्स आर डेफिनेटली वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हम 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, वहीं पर फैट से हम 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरीज तक जो है हमें हासिल होता है। तो फैट से हमें एनर्जी जो है डिराइव डेफिनेटली ज्यादा होती है, एंड दैट इज गुड इन अ वे, बिकॉज एनर्जी हमारे बॉडी को जरूरत होती है। तो ये समझना जरूरी है कि अगर हम कौन से फैट्स ले कि हमारे बॉडी को नुकसान ना हो। जी। अब हम लोगों ने ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, अनसैचुरेटेड फैट्स है, उसको थोड़ा सा समझना है। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि मुफा, ये जनरली जो ऑयल्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, तो ये हेल्दी है, एंड ये उतने नुकसानदायक नहीं है। डेफिनेटली इनको मॉडरेशन में लेना रहता है। एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जो रहते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारा बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ये हमें फूड सोर्सेज से ही मिलते हैं। तो these PUFA fats are again very good for our body if taken in moderation. And ये most of the refined oils and जो cold pressed oils है, refined oils हैं, उनमें present रहते हैं, like sunflower oil, safflower oil, sesame oil, etc. तो ये भी जो है उतना बुरा नहीं है, and omega fatty acids are in fact very good for our heart health. एंड जब सैचुरेटेड फैट्स की बात होती है, तो सैचुरेटेड फैट्स डेफिनेटली जो है अगर हम वो उनको ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएंगे। तो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट सैचुरेटेड फैट्स, एंड इनकी जो कैलोरीज परसेंटेज हमारे को हासिल करने चाहिए वो 7% से ज्यादा ना हो, नॉट बियॉन्ड 7% ऑफ टोटल कैलोरीज विच वी हैव टू गेट फ्रॉम आवर फूड सोर्सेज पर डे।
सैचुरेटेड फैट्स जो है जनरली जो सॉलिड फैट्स में रहते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, लाइक बटर हो गया, मार्जरीन्स हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गया. Again, ghee is one exception I would say here, because ghee is very important source of some minerals. It is derived from cow's milk, and certain fat soluble vitamins like vitamins A, D, E, K can only be absorbed and assimilated if you are taking these healthy fats. हाँ, यहाँ पर nuts and seeds का जिक्र करना बहुत important रखता है, because they are good sources of healthy fats. तो diabetics patients में बहुत important है कि आप अपने fat sources को healthy रखें. So that we can have from MUFA and PUFA, and we have to restrict the saturated fats. And कुछ oils का rotation अगर आप करें तो वो बेहतर रहेगा, so that you keep on getting different fats like MUFA and PUFA if you are rotating your oils. जी, तो मैम ये तो फैट्स के बारे में जानकारी, और मुझे आज ये भी पता चला कि कुछ एक फैट्स जो हैं वो हर चीज़ हानिकारक नहीं है, और एनर्जी दे सकते हैं अगर अच्छी मात्रा में लें। और क्यों कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसके बारे में आपने बात किया था, वो कुछ एक हेल्दी फैट्स के साथ में जुड़े हुए थे जो हमें ध्यान रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये चीज़ें नोट कर रहे हैं और उसको अपने डेली लाइफ़स्टाइल में लेके आएँगे। और मैम तीसरी चीज़ जो इसके अंदर एक कॉमन है, वो है प्रोटीन्स के ऊपर में। अब प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत बार लोग नहीं समझ पाते आखिर है क्या? हाँ, एक दालों का सोर्स प्रोटीन है, वो है, वो तो बिल्कुल क्लियर है लोगों को। लेकिन प्रोटीन के बारे में और उससे जुड़ी हेल्दी डाइट कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसके बारे में आप थोड़ी-सी और जानकारी दीजिए प्रोटीन्स के बारे में। हाँ, ये प्रोटीन्स जो है ये भी दे आर आल्सो वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिकॉज़ अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस एनर्जी, ऊर्जा देने के अलावा ये हमारे वियर एंड टियर एंड इम्यूनिटी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑफ कोर्स दाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, बट उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री है, मीट है, तो ये सारे भी जो है बहुत ही अच्छे सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के। एंड अगेन प्रोटीन्स को हम लोगों को जो है ऐसी प्रोटीन्स लेना बेहतर होते हैं, लाइक दाल अगर की बात करें हम लोग तो छिलके वाली दाल ले, बिकॉज दे विल हैव मोर ऑफ फाइबर इन देम। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें प्रोटीन तो है ही, लेकिन वो अगर फुल फैट हम मिल्क से लेंगे तो इट विल बी कॉजिंग प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें फैट ज्यादा है। तो इट शुड बी स्किम्ड मिल्क एंड लो फैट मिल्क। अगर हम लोग मीट सोर्सेज से अपने प्रोटीन डिराइव कर रहे हैं तो दैट शुड बी लीन मीट, है ना। एंड सम फैटी फिशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, बशर्ते कि हम उनको कुकिंग में जो है बहुत ज्यादा फैट को यूज ना करें, बहुत ज्यादा ऑयल को यूज ना करें। जी। एंड लाइक प्रोटीन्स आल्सो प्रोवाइड अस विद 4 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेटली प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड प्रोटीन्स भी हमें अपने डाइट में जो है अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। About 15 to 20% of total calories we can derive from proteins. 15 से 20% जो टोटल कैलोरीज पर डे में हम हासिल करते हैं वो हमारे प्रोटीन सोर्सेज से होने चाहिए। जी, जी। तो मैम ये तो हो गई प्रोटीन की बात, और अब आपने कई जगह पे जो है वो मिनरल्स, विटामिन्स के बारे में पहले भी हमें अभी बोला, इस सेशन में बताया। तो इसके बारे में हमें थोड़ी-सी और जानकारी दीजिए। आपने कहीं न कहीं ज़रूर बताया है, अभी ज़िक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा-सा मैं इस पे और डिटेल में जानना चाहूँगा। आप हमें बताइए मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे डाइट में किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में अगर हम लोग वैरायटी ऑफ फूड ले रहे हैं तो उनकी जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती है। अदरवाइज डेफिशिएंसी हो रही है तो वो किसी ना किसी डिजीज में मैनिफेस्ट करेगा। तो ये विटामिन्स मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ग्रोथ में, रिपेयर में, बोन फॉर्मेशन में, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, रिपेयर सेल रिपेयर में, रिप्लेनिशमेंट में, एंड बहुत सारी ऐसी जो मैकेनिज्म्स होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो यहाँ पर जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स का रोल होता है।
विटामिन जो होते हैं वो जनरली जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन जिनके लिए हमें हेल्दी फैट्स लेना होता है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। एंड हर कोई जानता है कि विटामिन ए इज गुड फॉर आईसाइट, विटामिन डी इज गुड फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन ई इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंड विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड इसको जो है अपने डॉक्टर से समझें आप कि किन फूड सोर्सेज में प्रचुर मात्रा में होता है, ताकि आपको डेफिशिएंसी ना हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अनदर ग्रुप ऑफ विटामिन है, एंड विटामिन सी जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो एज कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें जो है फैट की जरूरत नहीं रहती है इनको एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट होने में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो दे आर ग्रुप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी। तो ये B1 से लेके B12 तक जो डिफरेंट विटामिन बी है, वो भी अगेन वेराइटी ऑफ फूड सोर्सेज में रहती हैं, एंड ईच वन ऑफ देम हैज गॉट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर बॉडी। लाइक विटामिन B1, B2, B3 एंड विटामिन B7, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इनका रोल रहता है ना। विटामिन B6 का अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में रोल है, and vitamin B9 यानी कि folate and vitamin B12 methyl cobalamin, they are also very important in cell regeneration, cell formation। तो इनको जो है सही मात्रा में लेना हमारे healthy choices of food से बहुत ही important है। And again vitamin C is also very important for collagen formation and for skin। तो ये सारे विटामिन जो है इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर डेफिशिएंसी है, बेस्ट तो हो कि आप अपने फूड सोर्सेज से इनको जो है हासिल करें। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी डिस्कस विद योर डॉक्टर, सप्लीमेंट लेने की जरूरत हो सकती है। एंड जनरली बच्चों में जिनको की जो बहुत फसी होते हैं, एल्डरली, दोज हु आर नॉट एबल टू च्यू देयर फूड प्रॉपर्ली एंड दे हैव डाइजेशन इश्यूज लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उन लोगों में भी सप्लीमेंट कई बार देने की जरूरत होती है। मिनरल्स की बात करें तो गगन सर, मिनरल्स आर प्लेंटी प्रेजेंट इन ऑल दी वेजिटेबल्स एंड मीट सोर्सेज, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। मिनरल्स लाइक सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर लाइक, अगर बात करें तो आयरन सबसे पहले दिमाग में आता है कि आयरन अगर नहीं लेंगे तो एनीमिया हो जाएगा। अगेन पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे फ्लूइड बैलेंस के लिए बॉडी में, हमारे हार्ट के लिए, मसल फंक्शन के लिए, नर्व्स के लिए। सिमिलरली सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम भी फ्लूइड बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैल्शियम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, नर्व फंक्शन, मसल्स एंड फॉर आवर बोन्स। एंड इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम, मैंगनीज, सेलेनियम। So there are several minerals which are very important. However, they are very required in very minute quantities, लेकिन उनकी deficiency नहीं होनी पाए। So the best thing is to incorporate as much as possible variety in your diet. तरह तरह की जो सब्जियां हैं, seasonal of course, जो आप आराम से ला सकते हैं, खा सकते हैं घर में कुक करके, लेकिन there should be a variety of vegetables and from which you can have these vitamins and minerals. जी मैम, सो ये अभी पिछले कुछ मिनटों में आपने जो चारों चीजों के बारे में इतने विस्तार से बताया, काफी अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिन जिन लोगों के कमेंट्स आते जा रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, वो ऑलरेडी इसको ऑलरेडी काफी ज्यादा वैल्यू दे पा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ मैम बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से हमारे आ चुके हैं, और हमने प्रॉमिस किया है कि हम जरूर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मैम दो चीजें और पूछूंगा और उसके बाद में क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, हमारे लोग आई एम श्योर इंतजार कर रहे हैं। एक तो डायबिटीज के साथ में एक नाम जुड़ा है स्वीटनर्स का और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। हमें आप थोड़ा सा स्वीटनर्स के बारे में जानकारी दीजिए। कहते हैं कि कैलोरीज नहीं आती उससे, ले लेनी चाहिए। प्लीज उसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं प्लीज। हाँ, अभी जब डाइट का जब भी जिक्र होता है तो ये होता है कि अब तो कुछ भी मीठा नहीं खा पाएंगे, तो देयर कम्स द रोल ऑफ स्वीटनेस। तो डेफिनेटली जो मार्केट में स्वीटनेस अवेलेबल है उनको हम यूज कर सकते हैं। देयर आर 4-5 स्वीटनेस इजीली अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, वी हैव गॉट सैकरिन, वी हैव गॉट एस्पार्टेम, वी हैव गॉट एसल्फेम पोटेशियम, वी हैव गॉट सुक्रालोज। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस, यानी कि इनसे हमें कैलोरीज नहीं मिलता है। एंड एक्सेप्शन बीइंग एस्पार्टेम, जिससे कि बहुत ही मिनिमम कैलोरीज मिलता है, दैट इज नेग्लिजिबल।
तो some of them can be even used in cooking and baking, like saccharin, sucralose and acetylpotassium can be used even in cooking. And जहां तक aspartame है जो कि शुगर फ्री के नाम से काफी प्रचलित है, वो हम लोग कुकिंग में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज उसको जो है आफ्टर कुकिंग आप जो है अपने फूड में डालें, and you can enjoy your sweet tooth. And but definitely we first discourage the patients कि अगर आप ये भी नहीं ले, because it's sorts of आपका हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है कि मीठा कुछ ले. एंड कई बार ये होता है कि जब हम बाहर हैं और कुछ मीठा दिखता है एंड दे आर हैविंग जो है लॉट्स ऑफ शुगर, तो ये जो बेस्ट तो यही होता है कि आपकी जो हैबिट हो आपके माइंड में हो कि वी आर ओके विद दैट, without that sweetness. Otherwise they are quite safe, and if somebody is really saying कि नहीं हमें जो है ये लेना है, तो that is recommended. तो वो काफी सेफ है, जो उनका एक्सेप्टेबल जो डेली इनटेक है वो आराम से जो है वो अपने फूड में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू हार्म इन लॉन्ग रन. जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम. अब एक और चीज पूछना चाहूंगा अल्कोहल से रिलेटेड, कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या अल्कोहल लेना जो है वो ठीक है, और अगर हाँ तो कितनी क्वांटिटी में लेना ठीक रहेगा? A very good question and very pertinent question indeed. तो अल्कोहल जो है बहुत लोगों का ये रहता है कि अभी तो अल्कोहल नहीं ले पाएंगे. माय आंसर हियर इज कि बेस्ट तो होगा कि आप अल्कोहल ना लें, बिकॉज अल्कोहल जो है उनके वो हमारे सेहत के लिए सच अच्छे नहीं होते हैं. दो सम ऑफ द रिसर्च शोज कि दे आर गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ, सम वाइन्स आर गुड. तो ये डिफरेंट अल्कोहल्स में डिफरेंट परसेंटेज जो है डिफरेंट जो अल्कोहल्स होते हैं लाइक वाइन, बियर, व्हाटएवर इट इज, अलग अलग परसेंटेज होते हैं, उनके हिसाब से आपके ड्रिंक्स होते हैं. तो इट्स सेड दैट कि अगर मॉडरेशन में लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं होता है. हैविंग सेड दैट, अगर कई बार ये होता है कि अल्कोहल है, अल्कोहल लिया और कुछ साथ में लिया नहीं, तो एंड स्पेशली इफ यू आर ऑन सम इंसुलिन सिक्रेटोकॉक्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड जनरली इन डायबिटिक पेशेंट्स, या इंसुलिन ही प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं. तो आई वुड से सजेस्ट दैट बेस्ट नॉट टू टेक अल्कोहल, एंड इफ एट ऑल यू आर वेरी रिलेक्टेंट इन शनिंग, तो बहुत ही कम मात्रा में लें. कोशिश तो होनी चाहिए कि अवॉइड करें. जी सो मैम इसके साथ साथ ही जो मैंने क्वेश्चन सोचे थे वो तो पूरे हो गए, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं चैट बॉक्स में आ चुके हैं. तो और कुछ एक क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया था हमारे पहले से भी आए हुए थे, लोगों ने हमें भेजे थे, हमारे पेशेंट्स ने. अब लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो अब जैसे तन्मय जी पूछते हैं कि मेथी सीड्स का क्या रोल है? मेथी से कहते हैं डायबिटीज ठीक हो सकती है, चांसेस हैं, तो मेथी सीड्स का मैम क्या रोल है? मेथी से डायबिटीज ठीक तो नहीं होती है तन्मय जी, लेकिन मेथी जो है उनमें कुछ म्यूसिलेजेस सैपोनिन्स होते हैं जो माने जाते हैं कि डायबिटीज में अच्छा उनको जो है इफेक्ट लाते हैं. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मेथी लीजिए एंड अपनी दवाइयां छोड़ दीजिए. आप मेथी ले सकते हैं, 15 to 20 grams of soaked methi, or if 20 grams of methi boiled in water, and if you're consuming that water, तो ये जो है अच्छा रहता है डायबिटिक पेशेंट्स में. लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ मेथी से आपका डायबिटीज चला जाएगा, ये गलत होगा. जी मैम. तो तन्मय जी आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया है. सुषमा जी पूछ रही हैं कि हाउ कैन वी प्लान अ मील फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और अप्रोच टू प्लान अ मील, क्या करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? बेहतर तो होगा सुषमा जी कि यू मीट योर डाइटिशियन पर्सनली और योर डायबिटिक डॉक्टर, एंड दे कैन टेल यू कि क्या बेहतर आपके लिए रहेगा. लाइक आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले जो है उसको समझना होगा कि अगर एक्सेस वेट है तो कितना है, एंड क्या आपके बॉडी मास इंडेक्स और आपके वेट के रेशियो के की जो इंडेक्स बता रहे हैं कि आपका वेट कितना ज्यादा है, एंड उसके अलावा कि कितनी कैलोरीज जो है आपको दिन भर में लेनी चाहिए.
जिससे कि आप जो है अपने वेट को कम कर सकें एंड जो आइडियल वेट है उसको फिर मेंटेन कर सके। तो ये चीजें जो है समझे अपने डाइटिशियन से, क्या कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी होंगे आपके लिए, क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, क्या ग्लाइसेमिक लोड होता है, एंड यहाँ पर डॉक्टर आपसे आपकी पूरी हिस्ट्री समझेंगे कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं, आपकी लिपिड प्रोफाइल है, आपका ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, क्या आपके जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो है, एंड क्या जो है आपकी फूड हैबिट्स है। तो उसके बाद में ये समझने के बाद में जो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना है तो वो किया जाता है, एंड जो डाइटरी इंटरवेंशन है वो किए जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर जो है ये समझना रहता है कि कुछ मेडिकेशंस भी की भी जरूरत है कि नहीं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू डिस्कस इन डिटेल विद योर डाइटिशियन, एंड दे विल बी टेलिंग यू कि आपका जो ये मील प्लानिंग है उसका अप्रोच कैसा हो। देखिए सुषमा जी, इतना आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जरूर समझना होगा अगर अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है तो। ज्योति चौरसिया जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। तो ज्योति जी, आपका आंसर भी शायद अब मिल चुका है इसी क्वेश्चन से। ऋषि मुनि सिंह एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इफ वी यूज लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वुड इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल? या ऋषि जी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि कितनी तेजी से रैपिडली हमारे शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक जो है एक होल सोल जो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डेफिनेटली जो हम खाना भोजन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं उसका कम होना चाहिए, बट सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पे हम उस फूड को हेल्दी या अनहेल्दी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगेन ये समझना होगा कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई है तो हम उसको कितनी मात्रा में लेके हमें नुकसान करेगा नहीं करेगा वो फूड जो है, एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो इट्स वेल एंड गुड। जी, ऋषि जी, आई होप आपका आंसर ये मिल चुका है। जूली गुप्ता जी ने भी मेथी सीड्स के बारे में पूछा था, वो आंसर हो गया है। चांदनी श्रेयांशी सिंह बोल रही हैं, माय बेस्ट फ्रेंड्स मदर इज 65 ईयर ओल्ड एंड हैज डायबिटीज एंड हैज एंजियोप्लास्टी 1 ईयर बैक। तो उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई है, डायबिटीज है, 65 ईयर्स, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? हाँ, अगर हार्ट इश्यूज हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है आपकी मदर को है, तो उनको जो है अपने लिपिड प्रोफाइल को और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना होगा, और इनकी जो जांचें हैं, इन्वेस्टिगेशन है वो समय समय पर करने होंगे। डाइटरी सोर्सेज जो है वो ऐसे हो कि जिसमें सैचुरेटेड फैट कम से कम ले, जो हेल्दी फैट्स का हमने जो ऑप्शंस बताया है वो हो, लाइक मूफा एंड मूफा फैट्स ज्यादा से ज्यादा हो। घी को लिमिटेड अमाउंट में लिया जा सकता है, हाफ अ टी स्पून जो है पर डे लिया जा सकता है। हेल्दी और फैट्स में आप नट्स जो है, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजों को जो है आप ध्यान में रखें, एंड लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो अगेन जो है वो स्किम्ड मिल्क का हो। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी लीन जो है वो पोर्शन होना चाहिए आपकी मीट का। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं अगर हार्ट के इश्यूज है तो। जी, तो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है चांदनी जी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो पैकेज्ड फूड आइटम्स रहते हैं वो भी बहुत नुकसानदायक रहते हैं, बिकॉज उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स आर अ टाइप ऑफ फैट्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, एंड दे आर यूज्ड इन दीज बेकरी एंड कुकीज एंड स्नैक्स, बिकॉज वो थोड़े से जो है चीपर ऑप्शंस होते हैं, उनको जो है हाइड्रोजनेशन करके बनाया जाता है। तो सिंस दे आर प्रेजेंट इन दीज मार्केटेड फूड्स जिनको कि हम पैकेट खोल के आराम से हेल्दी समझकर खाते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। एंड ऑल्सो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली जो है ब्लड प्रेशर की भी इश्यूज रहती है। तो यहाँ पर जो है ये पैकेज फूड आइटम्स में सॉल्ट भी काफी मात्रा में होता है। तो दैट इज अनदर मेथड टू कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक एंड ट्रांस फैट। सो ट्राई टू हैव एंड कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल होममेड फूड। वो आपके सुपरविजन में बना होता है और आपको जो है हेल्दी फैट्स जो है प्रोवाइड करता है। जी, निकिता जी लिख रही हैं दैट वी कुक आवर फूड इन मस्टर्ड ऑयल, माय फादर इज डायबिटिक, इज इट सेफ फॉर हिम?
निकिता जी, जो ये मस्टर्ड ऑयल है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है बूफा का एंड बूफा का, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, एंड इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी रहते हैं. तो इनफैक्ट मस्टर्ड ऑयल इज द कॉमनेस्ट ऑयल विच इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो इंडियन फूड होता है उसमें मस्टर्ड ऑयल का आउटकम भी अच्छा आता है, एंड ये बहुत ही अच्छा सोर्स है. बट यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि अगेन यू शुड कीप ऑन रोटेटिंग योर ऑयल लाइक सेसमे ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, तो ताकि आपको जो है सारे हेल्दी फैट्स मिलते रहे अपने फूड सोर्सेज से. जी जी, थैंक यू सो मच मैम. मनदीप, ब्रजेश जी ने क्वेश्चन पूछा था सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. ब्रजेश जी, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, तो प्लीज आप जरूर दोबारा देखिए, इसमें आपको डिटेल जरूर मिलेगी. मनदीप जी लिख रहे हैं, और ये क्वेश्चन शायद और लोगों को भी दिमाग में आता है कि शुगर लेवल हाई होने पर क्या इंसुलिन लेना ठीक होता है? अगर हमेशा इंसुलिन लगवाते रहें तो क्या बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? देखिए, शुगर लेवल हाई है तो उसको कम करने के लिए ही इंसुलिन लेना रहता है, पर यहाँ पर ये समझना होगा कि इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में ही अवेलेबल है. तो ये कई बार मुश्किल होता है हर किसी को लेना, और इसलिए इनिशियली जो है टैबलेट्स का जो है इस्तेमाल होता है शुगर लेवल्स को कंट्रोल में करने में. लेकिन फिर भी अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और इंसुलिन की जरूरत है तो डेफिनेटली इंसुलिन लेना चाहिए. और इंसुलिन सिर्फ लेके अगर हम ये सोचे कि हमारा शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा कई बार नहीं होता है. बिकॉज अगर हम बिल्कुल ही सीजेंट्री हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है, तो वो इंसुलिन अच्छे से काम करने वाला नहीं है. हाइपर इंसुलिनीमिया जैसा वर्ड जो है बताता है कि इंसुलिन है बॉडी में अधिक, लेकिन हमारे स्टिल जो है वो कारगर नहीं है हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में. तो योर अप्रोच शुड बी टू हैव अ हेल्दी डाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायबिटीज, एंड योर लाइफस्टाइल शुड नॉट बी सीडेंट्री, यानी कि शारीरिक रूप से आप एक्टिव रहें और आप फिर इंसुलिन लीजिए. एंड डेफिनेटली इंसुलिन जो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में जो है काफी हद तक बेनिफिट आपको करेगा. एंड प्रॉब्लम तब होती है मोस्टली जब काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, एंड देन वी शिफ्ट टू इंसुलिन थिंकिंग कि अब हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे. तो कई बार जो है कॉम्प्लिकेशंस किडनीज की हो जाती हैं, तो फिर इंसुलिन जो है कई बार ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स में विद किडनी कॉम्प्लिकेशंस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बहुत अच्छा जो है प्रोवाइड नहीं करा पाता है, बिकॉज जो है इंसुलिन भी मेटाबोलाइज किडनी से होता है. तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जो डिले, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड बाय योर डॉक्टर टू हैव इंसुलिन फॉर बेटर शुगर कंट्रोल, डोंट डिले इन टेकिंग इंसुलिन फियरिंग इट. एंड ये जो डाइट है एंड एक्सरसाइज है उसको भी शामिल करें आप अपनी दिनचर्या में. जी, थैंक यू सो मच मैम. सैली कुमारी जी, आपने क्वेश्चन पूछा और आपने कहा कि हमारा आंसर नहीं दिया गया है. आज ये हम सारे क्वेश्चन डायबिटीज और डाइट से ले रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम से है. तो प्लीज आप हमारे को मैसेज दीजिए, और हम आपको जरूर कांटेक्ट कर लेंगे. हम नोट कर रहे हैं और आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा. मैम, मैं अगले क्वेश्चन पे आना चाहूंगा. दैट एक क्वेश्चन है जानकी जी का, कि मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई रहता है, और बट मैं अभी हाई है लेकिन मैंने मेंटेन किया हुआ है, अंडर मेडिकेशन हूं. तो क्या मैं छोटी क्वांटिटी में पोटैटोज, आलू और राइस ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? अगर आप डायबिटिक हैं जानकी जी, एंड आपके शुगर लेवल्स आपके मेडिकेशन से कंट्रोल में है, तो आप इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज पोटैटो एंड राइस ले सकते हैं. बट पोटैटोज को अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं, उनका स्किन पील कर दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उनका जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज पोटैटोज आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्चेस. तो द मेथड ऑफ कुकिंग ऑल्सो इंश्योर्स कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट उससे ले रहे हैं. तो इफ यू आर बेकिंग एंड ग्रिलिंग विद द कीपिंग द पोटैटो स्किन इंटैक्ट, तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा. Having said that, अगर आप ले रही हैं पोटैटो इवन इफ इन स्मॉल क्वांटिटी, तो आप अपने शुगर को जो है चेक करिए. अगर शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो फिर आई वुड एडवाइस कि ना ले तो बेहतर है. इफ शुगर रिमेन्स अंडर कंट्रोल विद मेडिकेशंस एंड विद लिटिल अमाउंट ऑफ पोटैटो एंड राइस, इट्स गुड.
राइस भी जो है, पॉलिश्ड राइस अक्सर देखा गया है कि दे आर डिफिशिएंट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड दे आर लैकिंग द फाइबर आल्सो। तो राइस के भी कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं जिसको कि हम ले करके ऑफ कोर्स इन स्मॉल क्वांटिटी अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड जस्ट कीप ऑन ट्रैकिंग विद योर ग्लूकोमीटर वेदर योर शुगर इज इन कंट्रोल और नॉट। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग। अनुज शर्मा लिख रहे हैं कि माय नानूज डॉक्टर सेज बैड कोलेस्ट्रॉल इज हाई एंड हैज पुट हिम ऑन मेडिकेशन फॉर इट. What food restrictions should he have to control bad cholesterol? या बैड कोलेस्ट्रॉल से जनरली जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को हम लोग जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। तो ये जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल के, ये काफी नुकसान करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को। एंड कई बार जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी जो है बढ़ जाते हैं, अगेन दे आर वेरी बैड फॉर आवर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फैट्स का सोर्सेस हो वो हेल्दी हो, अदरवाइज ये कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं एंड गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो घट जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये मेडिकेशंस ऐड करने पड़ते हैं, स्पेशली दोज हु आर ओबीज। एंड कई बार होता है कि हेरिडिटरी भी रहती है ये प्रॉब्लम। तो अगेन जो है हमारा डाइट हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो कई बार ये जो है एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन हम बैड कोलेस्ट्रॉल को इजिली कम कर सकते हैं। और कई बार जो होता है कि ये अगर हम अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं तो फैटी लिवर की भी समस्या आती है। तो अगेन जो है हम अगर हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारा लिवर भी फैटी लिवर होने से बचा रहेगा। एंड जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्लियर, आई हैड मेंशन कि 7% ऑफ टोटल कैलोरीज, लेस देन दैट इन फैक्ट, शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड फैट्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई होप आपका आंसर आ चुका है, मिल गया है अनुज जी। एक और क्वेश्चन है मैम, लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे अभी तक, इससे पहले कि और कोई क्वेश्चन नहीं आ जाते तो। आपने हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर किया था, बट ब्रिज बिहारी रस्तोगी जी ने क्वेश्चन अभी अभी पूछा है कि क्या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं डायबिटीज के केस में? आपने हालांकि बताया था, बट प्लीज जरूर बताएं इसके बारे में। जी। Yeah, of course. Many nuts and seeds are in fact very healthy sources of fibers, vitamins and minerals. Like diabetic patient जो है वो easily जो है 6 to 8 almonds, soaked almonds ले सकते हैं. So they are very good sources of fiber as well as omega fatty acids and some minerals like potassium. तो अभी ये जो और भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि pumpkin seeds हो गए, sunflower seeds हो गए, they can be taken by diabetic patients. Walnuts are also very good sources of potassium and omega fatty acids. And flax seeds again are very good sources of omega-3 fatty acids. तो इनको जरूर शामिल करना चाहिए हमारे डाइट में। एंड सबसे बेहतर समय रहता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है हम इनको सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स को हम जो है लें और हेल्दी फैट से अपने दिन की शुरुआत करें, ना कि एक कप चाय से अपनी दिन की शुरुआत करें। जी हाँ मैम, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। बहुत बार लोग चाय से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, बट अगर इस तरीके से कुछ हेल्दी फैटी एसिड्स के साथ करें तो ज़रूर बेहतर हो सकती है उनकी लाइफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस हमारे आंसर हो गए हैं। केवल एक क्वेश्चन था जो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, बट हम आपको ज़रूर ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर अभी भी कुछ लोग हमारे साथ हैं तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, हम और थोड़ी सी देर और है। बट मैम, मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में आए और आपने जो है ये हमारे स्पेशल इनिशिएटिव जो सत्कृति हॉस्पिटल्स की तरफ से हुआ है कि हम लोगों को जानकारी दें और लोगों को एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जो है हम उनको गाइड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इनिशिएटिव के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए। और मैं जो सभी लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, आप सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों ने जो आज जानकारी पाई, अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड, आपकी कोई फैमिली मेंबर जिनको की या तो डायबिटीज है या आपको लगता है कि लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, तो प्लीज ये लिंक
जो है कि आप शेयर कर सकते हैं। ये लाइव वीडियो जो है ये कॉन्टिन्यूसली इसी हमारे सत्कृति पेज पे रहेगा। और अगर आपने अभी तक सत्कृति का पेज लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम ये प्रोग्राम बहुत रेगुलरली करते रहेंगे और इस तरीके के सेशंस, जानकारी वाले सेशंस लाते रहेंगे हमारे पेज के ऊपर में। तो आप इसको लाइक कीजिए पेज को, तो आपको हमारे इस शोज और इन इवेंट्स के बारे में जानकारी रेगुलर मिलती रहेगी। सो इसके साथ ही मैम अभी और कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, तो मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले केवल लास्ट पॉइंट आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि खत्म करने से पहले क्या फाइनल एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगी, और उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गगन सर कि आपने जो है इतने अच्छे से मॉडरेट किया। आज का जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये जानकारी बेहद ही जरूरी है डायबिटिक पेशेंट्स को के लिए। एंड हमारे दर्शकों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग सो पेशेंट। एंड ये लास्ट टिप जो आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैं एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगी कि खाना घर का हो तो सबसे सेहतमंद है, और आप जो हेल्दी ऑप्शंस हैं उन्हीं का सिलेक्शन करें जो फूड सोर्सेस हैं। समझ नहीं आ रहा है तो अपने डाइटिशियन से मिलें और चीजों को समझें, ताकि आप जो है जो चीजें घर पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज ऑफ कोर्स वन एडवांटेज विद हेल्दी डाइट, है ना, बिकॉज आप एक बार समझते हैं एंड यू डोंट नीड एनी मनी। दैट इज द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक इन केस ऑफ आहार, बिकॉज ये थेरेपी का एक पार्ट है। ये आपको अच्छा जो है अचीव करने में हेल्प कर रहा है शुगर एंड लिपिड गोल्स को, एंड यू डोंट हैव टू कीप ऑन स्पेंडिंग मनी फॉर दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप ड्यू इम्पोर्टेंस दें, इसको नजरअंदाज ना करें, इसको समझें। एंड पैकेज फूड आइटम्स को जो है बिल्कुल शन करें, क्योंकि जितने पैकेज फूड आइटम्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए नहीं बने हुए हैं। भले ही उन पे मेंशन किया हुआ हो कि वो मल्टीग्रेन्स हो, वो फैट फ्री हो, वो ट्रांस फैट फ्री हो, लेकिन हम बिल्कुल ही नहीं जान रहे हैं कि क्या है उनकी असलियत। देयर कुड बी प्रिजर्वेटिव्स, देयर कुड बी ट्रांस फैट्स, देयर कुड बी लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स एंड हिडन शुगर इन इट। तो मेरी एडवाइस ये है कि वंस यू आर डायबिटिक, या इनफैक्ट ये हेल्दी पर्सन के लिए भी लागू होता है, कि आप एज फार एज पॉसिबल जो पैकेट खोल के खाने वाले आइटम्स है उनको लेना बंद करें। घर में बना हुआ सेहतमंद खाना है, मॉडरेशन में खाएं। और ये अगर बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है कई बार कि कितनी कैलोरीज लेना है, कैसे कैलकुलेट करें, तो एक जनरल बेसिक चीज जरूर समझें कि हमारे खाने का जो भोजन का प्लेट हो वो बहुत अधिक बड़ा नहीं हो, एक मीडियम साइज प्लेट हो, जिसमें कि प्लेट में आधा हिस्सा 50% वेजिटेबल्स सब्जियां हो, जो भी सीजनल सब्जियां अवेलेबल हो, 1/4 हिस्सा उसमें प्रोटीन्स का हो, प्रोटीन्स के जो हेल्दी ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए वो हो, एंड 1/4 जो हो वो कार्बोहाइड्रेट हो। अगेन जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है, कोशिश करें कि उन कार्बोहाइड्रेट्स में जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके फाइबर हो। तो ये हेल्दी फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स में हम व्हीट फ्लोर से, मिलेट से, इन सब से डिराइव कर सकते हैं, अनपॉलिश्ड राइस से। एंड ये जो है इसको साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसको भी हम लोग सीमित रखें, 200 ml to 250 ml पर डे, एंड स्किम्ड फॉर्म में रखें। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हमारे मीट सोर्सेज जो है लीन मीट सोर्सेज होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आहार हम जो भी ले रहे हैं उसको लेकर के ब्लाइंडली हम आश्वस्त ना हो कि हम बिल्कुल फिट एंड फैट हैं। अपना शुगर लेवल आप ट्रैक करते रहें, क्योंकि वही आपको रियल पिक्चर बताएगा कि वाकई जो भी आप आहार ले रहे हैं, जो भी आप व्यायाम कर रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, उससे आपके शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में है कि नहीं। जी मैम, जी। सो थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से काफ़ी विस्तार से और डिटेल में जो है आपने बताया। 55 मिनट हो गए हैं हमें लाइव आए हुए, और मैं देख रहा हूँ कि एंगेजमेंट हमारी लोगों के साथ में अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से बनी हुई है। एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद जो लोग आए, उन्होंने हमारा प्रोग्राम इतने लंबे समय तक देखा, और साथ ही साथ जो है इतने सारे क्वेश्चंस हमें पूछे। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम किसी भी आपके चाहने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर
के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर उनको ये लिंक जो है वो शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में, फ़ेसबुक में, किसी भी तरीके से आप ये लिंक को शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हम फिर से आएँगे अगले प्रोग्राम के साथ अगले महीने, जहाँ पे हम फिर से सतकृति हॉस्पिटल्स की तरफ से आपको डायबिटीज़ के बारे में, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के बारे में अलग-अलग तरीके से जानकारी देते रहेंगे। हमारा काम है आप सब लोगों को एक अच्छी उचित राय देना, जिससे कि आप अपना जीवन जो है वो सही ढंग से जी सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।